हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी बैकलॉग 2023 का जो 10 मई 2026 रविवार को आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और हमने देख लिया क्वेश्चन लगभग ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड है। पिछला जो जेपीएससी था उससे काफ़ी अच्छा लेवल है इसका। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कलपक्का। तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा यूपी में है ना। तो इसका हम लोग अभी हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे, कलपक्का में हो जाएगा इसका आंसर। लिखा है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पश्चिम की ओर नदी बहती है वो एस्चुरी बनाती है, बाकी पूरब की ओर जो नदियाँ बहती है वो डेल्टा बनाती है। तो इसका आंसर ताप्ती हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि जो नदी प्रवाह की दिशा में परिप्रेक्ष्य में अन्य से भिन्न है वह है कि जो मतलब इसमें ओड हमको बताना है सीधा सीधी। इसमें माही नदी हो जाएगा क्योंकि माही पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब देखिएगा पूरब की ओर बहती है। तो इसमें माही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं गेलाथिया खाड़ी स्थित है। तो गेलाथिया खाड़ी स्थित है ग्रेट निकोबार में। ठीक है ना, ग्रेट निकोबार में। अगला है भारत का सबसे निचला स्थान है। तो भारत का सबसे निचला स्थान अगर देखिएगा तो केरल में हो जाता है कुट्टानाड़। ये केरल में स्थित है, यही भारत का सबसे निचला स्थान है। अगला हम लोग देखते हैं, इसको मिलान करना है। तो इसको हम लोग मिलान करते हैं दोस्तों। ये बहुत आसान है। मिकिर पहाड़ी असम में है। ठीक है, जो जो जानते हैं पहले उसको मिला लीजिए। खासी मेघालय में है ना। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। बाबा बुदन कर्नाटक में है। तो इस तरह से ए का टू पहला नंबर में ही है, तो पहला नंबर ही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं ए का 4 2 2 है तो आप कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है, ए का 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है। 6 नंबर हम लोग देख लिया। आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर है कोयली तेल शोधनशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कोयली तेल शोधनशाला गुजरात में है हम लोग का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर गुजरात। अगला है हम लोग का कि भारत में प्रथम जनगणना। तो प्रथम जनगणना हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड मियो के समय में 1872 में हुआ था। और कन्फ्यूजन की बात नहीं है क्योंकि 1881 बोलता तो रिपन का समय में वो हुआ था नियमित जनगणना, सिर्फ यहाँ बोला प्रथम जनगणना। तो लॉर्ड मियो के समय में 1872 में हुआ था। अगला है भारत में जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। तो भारत का 31.2% जनसंख्या नगरों में रहती है। अगला है कि दी डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक किताब के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेरॉड कैडेन। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार पूर्ण है और इस मौलिक अधिकार पूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में राज्य द्वारा उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें बोला है कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला हम लोग देखते हैं, सांची सागर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सांची सागर बेतवा नदी के किनारे स्थित है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर कन्फ्यूजन है 11 नंबर में तो हम बता देते हैं 11 का जो आंसर है वो 11 का आंसर डी है। ठीक है ना। अगला है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किस न्यायिक फैसले के जवाब में पास किया गया था। तो इसका आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। इसी फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन लाया गया था। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है। अगला है कि नागरिक चार्टर की अवधारणा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश से शुरू किया गया था। तो इसका आंसर बहुत आसान है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। अगला हम लोग देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन जो है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय में
अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7वां संविधान संशोधन। देखिए लिखा ये हुआ था 1956 में कि 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 224 में बदलाव करके उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त मतलब एडिशनल जिसको बोलते हैं और कार्यकारी मतलब एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान को जोड़ा गया था। तो ये 7वां संविधान संशोधन था और 1956 में हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन एवं पंचायत समिति किस प्रशासनिक स्तर पर कार्य करता है? तो ये हम लोग को पंचायती राज अधिनियम से पूछा गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन एवं पंचायत समिति किस प्रशासनिक स्तर पर कार्य करती है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लॉक और माध्यमिक स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति बीच वाला पूछ रहा है ना, ग्राम वाला नहीं पूछ रहा है, ना ही जिला परिषद, हम लोग को बोल रहा है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति हम लोग जानते हैं कि मिडिल वाला होता है, ब्लॉक स्तर पर काम करता है ये वाला। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो जीएसटी हम लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि 101 संविधान संशोधन जो 2017 में लाया गया था, है ना। अधिनियम 2016 में पास हुआ था और 2017 में इसको लाया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा का अवधारणा है? देखिए लेखा जोखा के बारे में बोला जा रहा है, तो और किसका? नगर पालिका, नगर पंचायत नहीं, नगर पालिका का पूछा है। तो 243 जेड बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को 243 जेड बी मतलब ऑप्शन बी। अगला है, भारत में बड़े शहरों का प्रशासन किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है? बड़े शहर बोला तो बड़े शहरों में क्या होता है? नगर निगम होता है, नगर पालिका समिति होता है, नगर पंचायत होता है, जिला परिषद होता है, तो नगर निगम होता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, टाउनशिप होता है, वहाँ पे नगर निगम होता है ना। फिर उससे छोटा शहर हो जाता है तो वहाँ नगर पालिका होता है, फिर नगर पंचायत होता है ना। तो यहाँ बड़े शहरों को बोल रहे हैं तो बड़े शहरों में हो जाएगा नगर निगम, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला है कि विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। इसको 20 नंबर का आंसर हम लोग बताते हैं कि विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट 2026 के संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अगला है कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली नेत्रहीन भारतीय महिला कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा छोंजिन एग्मो, ऑप्शन ए, है ना, छोंजिन एग्मो, ऑप्शन ए। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किस महीने में खेला जाता है? तो हम लोग जानते हैं 4 को होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, US ओपन होता है, विंबलडन होता है, अमेरिकन होता है, यही सीरियल नंबर से है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है ना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ये जनवरी महीने में खेला जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कुल कितने विषय? देखिए नगर पालिका बोला, नगर निगम नहीं, नगर पालिका, नगर पालिका के लिए कुल 18 विषय है और पंचायत वाला के लिए 29 विषय है और नगर पालिका के 18 विषय है ना, और पंचायत के लिए 29 विषय है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 24 का। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले ने अपने किस काम के लिए 2025 का बुकर प्राइज जीता है? तो देखिएगा ये इसका बुक था फ्लैश, है ना, डेविड सेजले का बुक फ्लैश था जिसके लिए इसको बुकर प्राइज मिला था। एक होता है बुकर प्राइज, देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है कि एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज डेविड सेजले को मिला है फ्लैश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज हार्टलैम को, बानू मुश्ताक को मिला है हार्टलैम के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा फ्लैश के लिए मिला है इसको। अगला है मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने हनुमान परियोजना का शुरुआत किया है? तो हनुमान परियोजना का शुरुआत उड़ीसा सरकार ने किया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत में घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? देखिए भारत में घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला
पहला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी। अगला है वन रिपोर्ट, है ना, ये आना, ये सब क्वेश्चन तय है, ये सब क्वेश्चन आने का एकदम संभावना पूरा रहता है। क्वेश्चन है कि 2023 में रिपोर्ट के मुताबिक 18वें भारतीय वन राज्य के बारे में गलत कथन को चुनना। कुल आच्छादित वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में आच्छादित वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 2021 की रिपोर्ट के मुकाबले 2023 में आच्छादित वनों में 156 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्र के हिसाब से गोवा में सबसे कम आच्छादित वन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गलत कथन को चुनना है, तो इसका गलत कथन हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 में मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है, ना कि मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 1% अगर बोलेगा तो मिजोरम में है। और अगला है कि हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन है, ना कि गोवा में, है ना, वो हरियाणा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को बदल सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका गलत होना चाहिए था। 3 और 4 दिया है, 2 और 4 होना चाहिए था इसका, है ना, क्योंकि 1% सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश आच्छादित 1% सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश नहीं, मिजोरम है। और क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा में सबसे कम वन नहीं है, बल्कि हरियाणा में है। तो 2 और 4 होना चाहिए था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग दावा भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मान के चलिए कि ऑप्शन डी इसका गलत होगा। अगला है, देखिए जी से, अब पिछले बार G20 पूछा था, है ना, इस बार G7 पूछा है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका थीम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मुख्य विषय हो जाएगा वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहनशीलता, लचीलापन और जलवायु कार्यवाही, ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 2025 में बिहार विधानसभा में महिला मतदाताओं का मत प्रतिशत क्या है? 2025 में बिहार विधानसभा में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत कितना है? महिला लोगों का बोला कि महिला कितना प्रतिशत मतदान किया है। तो ये बिहार चुनाव का है रिजल्ट, और ये भी बहुत चर्चा में था। तो 66% से अधिक हुआ है। अगला है 2025 में रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक, ये सबको जानता है, बहुत ये चर्चित लेडी थी कि 2025 में रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक जनरल DG कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कि आंगनवाड़ी सेवाएं पोषण अधिनियम और किशोरियों के लिए योजना किस व्यापक मिशन के अंतर्गत शामिल कर ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशन सक्षम और पोषण 2.0, मिशन सक्षम और पोषण 2.0, ऑप्शन बी। अगला हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने केरल के नाम बदलने का प्रस्ताव का मंजूरी कब दिया था? कि केरल का नाम जो केरलम कर दिया गया है, इसका मंजूरी कब दिया गया था? तो फरवरी 2026 में किया गया था, इसका मंजूरी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है भूटान में PM मोदी ने कौन से प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, ऑप्शन बी, पुनातसागाछू 2 HIP, है ना, HEP, पुनातसागाछू 2 HEP। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुनेगा नहीं आपका। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को, ऑप्शन बी, 4 फरवरी को। अगला, निम्न में से कौन सा भारत में अक्सर वर्णित दोहरी अर्थव्यवस्था की विशेषता को सबसे अच्छी दर्शाता है? दोहरी अर्थव्यवस्था, तो दोहरी अर्थव्यवस्था हम लोग बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर डी, है ना। अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र, तो 35 को हम लोग देख लिए, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला है 36 में
बोल रहा है क्या कि भारत में किस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता प्रदर्शित की है जो समग्र जीडीपी विकास दर में सबसे अधिक प्रभावित करती है। अस्थिरता, तो अस्थिरता के बारे में बोलेगा तो कृषि होगा। क्यों? क्योंकि ये मानसून पर निर्भर होता है, तो सबसे ज़्यादा मतलब अनस्टेबल है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में है कि भारत में गरीबी की मौजूदगी मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्शाती है। तो गरीबी, आय और साधनों में असमान वितरण, ऑप्शन बी। अगला बोला है कि मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले पहले देश के डिज़ाइन और बने एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस अर्नाल। अगला हम लोग देखते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है ना। 39 नंबर अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी, भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है ना। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था सतत विकास के लक्ष्यों को? तो 2015 में, ऑप्शन ए। अगला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सतत संसाधन प्रबंधन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नवीकरणीय संसाधनों का सावधानीपूर्वक और कुशलतापूर्वक उपयोग करना। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भारत के आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। 42 का, तो इसका हो जाएगा कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बदलाव। तो ये आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता, जानते हैं कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में या तो निर्माण क्षेत्र में जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है, तो वो दर्शाता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन 43 है, आर्थिक सुधारों में उदारीकरण का मुख्य रूप से तात्पर्य है कि आर्थिक सुधार जो होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए नंबर। ठीक है ना, 43 का ए नंबर, आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण में कमी। अगला है भारत में वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण का प्रभाव पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि। ठीक है ना, इसका आंसर 44 का ऑप्शन बी। 45 का हम लोग देखते हैं। अगला है मानवाधिकारों को सबसे अच्छे तरीके से इस तरह बताया गया है। तो इसका हम लोग सीधा आंसर भी जान लेते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी मनुष्यों को जन्म से प्राप्त मूल्य अधिकार, मानवाधिकार यही है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR कब किया गया था। तो इसका आंसर हम लोग पिछले बार भी पूछा था हम लोग को JPSC में, है ना, 1948। ये पिछला JPSC जो हम लोग दिए हैं 14 JPSC, उसमें भी पूछा गया था इसको। अगला है सतत विकास के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, कि सतत विकास के लिए किसके बीच सहयोग आवश्यक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बोला, तो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी को भी रख करके विकास करना, यही है सतत विकास के लिए आवश्यक। ठीक है, अगला हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा, जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता, तो इसका साफ आंसर हम लोग ए नंबर, नहीं भी पढ़ेगा तो आज मैं गैस करके बता सकता हूँ, किसी क्षेत्र में पौधे और जीवों का विविधता, है ना, जैव विविधता उसी को बोलते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो केवल प्राकृतिक, तो देखिए हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग देखते हैं सिर्फ आंसर, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 49 का ऑप्शन, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान, है ना, वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था वैश्विक तापमान को कम करने के लिए। तो ये पीछे इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि कौन सा सम्मेलन कब किया गया था। तो हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल। शहरीकरण का अर्थ क्या है। तो शहरीकरण का अर्थ है कि शहरों और शहरी जनसंख्या में विस्तार। शहरीकरण मतलब कैसे शहर डेवलप हो, शहर किसको बोलेंगे, तो शहरों और शहरी जनसंख्या में विस्तार जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे शहरीकरण होते जा रहा है। अगला हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव अधिकारों
के संरक्षण के लिए मुख्य संस्था कौन सी है? तो ये आराम से हम लोग बता सकते हैं, बी नंबर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इधर क्वेश्चन ठीक है, ये जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा है और बनने लायक पूछा। कुछ क्वेश्चन तो देखिए, इसीलिए हम लोग हम शुरू में बताएं कि क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड है ना, ईजी भी नहीं, मॉडरेट से हार्ड है। अगला हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि खेल समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे खेल जो है समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए हम लोग अनुमान से, और जब ऑप्शन पढ़ेगा तो अपने आप बता सकते हैं खेल समाज में क्या इम्पोर्टेंस है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा। इधर क्वेश्चन इजी है दोस्तों, है ना। अगला, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रबंधन करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, आपदाओं के प्रभाव को कम करना और जोखिम प्रबंधन करना, मतलब रोकना। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 की तरह, है ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अगला, तीव्र शहरीकरण से जुड़ी एक प्रमुख समस्या क्या है? जहाँ बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है वहाँ एक समस्या क्या है? तो वहाँ आवास की कमी और झुग्गी बस्तियाँ। जहाँ तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है तो आवास की कमी हो रहा है और लोगों को रहने का आवास नहीं सही से मिल रहा है तो झुग्गी बस्तियों में रहने लगे हैं। तो ये एक समस्या है तीव्र शहरीकरण का, ठीक है ना। अगला हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, छिपी हुई बेरोजगारी। अगला, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला प्रमुख सरकारी कार्यक्रम क्या है ना। तो ये भी हम लोग बता सकते हैं कि मनरेगा है, ठीक है। अगला है कि वह क्या कहलाता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है? तो पदार्थ कहते हैं। चलिए इधर क्वेश्चन बहुत आसान है, हम क्वेश्चन देखे भी नहीं है पूरा, तो इसको पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किसके समानुपाती होता है? तो हम लोग पढ़े F=m1m2/r²। तो समानुपाती बोला है, तो समानुपाती होता है द्रव्यमान के गुणनफल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। अगला पूछा है, गरीबी का अर्थ क्या है? ठीक है, गरीबी का अर्थ क्या है? तो जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, मतलब बेसिक जो नीड है वो भी अगर पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको गरीब कहेंगे, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो बोल रहा है कि रेड ब्लड सेल जो है RBC का पूछ रहा है कि मेन काम क्या है? तो ऑक्सीजन का, देखिए जो ब्लड का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है या वाष्पीकरण किसका कारण है? तो वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है ना, जो हम लोग देखते हैं कि घड़ा में पानी ठंडा होता है वो वही है, वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, मतलब ठंडा। जैसे हम लोग पसीना जब निकलता है तो जब हवा लगेगा देखिए ठंडा लगेगा, तो उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है, अभी सिर्फ आंसर बताते हैं। मिर्चिका, इसका उदाहरण देखिए, मिर्चिका क्या होता है हम लोग देखते हैं, इसी को बोलते हैं कि दूर में कहीं आपको पानी दिखेगा धूप के कारण, कि वहाँ पानी नहीं रहता लेकिन वहाँ पानी दिखेगा, तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इसी को मिर्चिका कहते हैं, ठीक है ना। कहावत था पहले कि हिरन गर्मी के समय में धूप को देख के लगता था कि वहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ पे जब वहाँ जाता था तो पानी नहीं होता, तो उसी को मिर्चिका कहते हैं। तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतियों में एनिमेशन का उपयोग किया जाता है? ये IT से है क्वेश्चन, कंप्यूटर से पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन प्रस्तुति में एनिमेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, है ना, प्रस्तुतियों को अधिक आकर्षण बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। अगला हम लोग 67 में आ जाते हैं। 67 में है, निम्नलिखित घटनाओं को उसके प्रारंभ से कालक्रम करते हुए व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर देखिए आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। हम ऐसे बता देते हैं, वन्यजीव
सुरक्षा अधिनियम जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला है वो 2002 में आया था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों को। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है, एक नेटवर्क में प्रत्येक मशीन की एक और अनूठी पहचान संख्या कहलाती है ना। तो इसका हम लोग बोलते हैं MAC एड्रेस। MAC एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा MAC एड्रेस, मतलब ऑप्शन ए। अगला है, फास्फोरस स्थिरीकरण किस मृदा में अधिकतम होती है। ठीक है, फास्फोरस तो ये हो जाएगा अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में। फास्फोरस फिक्सिंग बोलते हैं उसको। दलहनी फसलों में बीज शोधन, 70 नंबर क्वेश्चन है कि दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है। 70 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, राइजोबियम से। अगला है, कृषि नवाचार में प्रसार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कृषि नवाचार में प्रसार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एवरेट रोजर्स के द्वारा। एवरेट रोजर्स के द्वारा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 72 है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित क्षेत्र में तकनीकी विकास में से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है हम लोग देखिएगा तो ये डेयरी क्षेत्र से है ना, डेयरी क्षेत्र से, ऑप्शन बी। जैसे हरित क्रांति था उसी तरह से फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड था वो डेयरी क्षेत्र से था। अगला है, टेलीफोन लाइनों पर डेटा संचार के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला उपकरण। इसको डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में मोडेम कहते हैं दोस्तों। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा तो ये नागपुर में हो जाएगा दोस्तों, 74 का ऑप्शन बी। अगला है, लुगु पहाड़, झारखंड का क्वेश्चन। लुगु पहाड़ की जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुगु पहाड़ तो संथाल जनजाति का, ऑप्शन डी। अगला पूछा है, कर्ण कोलाजोर नदी कहाँ स्थित है जहाँ निम्न पाषाण युगीन औजार मिले हैं। कर्ण कोलाजोर नदी पूछ रहा था। कर्ण कोलाजोर नदी जो है वो हजारीबाग में है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग। पाषाणकालीन पत्थर हजारीबाग में मिला है तो हम लोग इसको बता सकते हैं, हजारीबाग, ऑप्शन बी। 77 देखते हैं, झारखंड का कौन सा लोक नृत्य सामान्यतः विवाह समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बहुत आंसर डमकच हो जाएगा। झारखंड की कौन सी पारंपरिक चित्रकला मुख्य रूप से विवाह संस्कारों के दौरान बनाई जाती है। तो ये कोहबर चित्रकला हो जाता है जो विवाह संस्कारों के दौरान बनाया जाता है। अगला है कि झारखंड का मार्शल नृत्य पाइका मूल रूप से किससे संबंधित है। तो पाइका बोल रहा है किसके संबंधित है। तो ये हो जाता है युद्ध परंपरा और युद्ध प्रशिक्षण से, क्योंकि ये हम लोग मार्शल आर्ट ही बोलते हैं इसको। अगला बोला, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि झारखंड में प्राप्त ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर जनजातीय तथा गैर जनजातीय परंपरा के अतिरिक्त किस एक अन्य परंपरा ने बड़े प्रदेशों में अति प्राचीन काल में अपना स्थान बनाया है। तो 81 का आंसर हो जाएगा बौद्ध परंपरा ने जो अपना स्थान बनाया वो बौद्ध परंपरा है। 82 में हम लोग आते हैं। तो 82 क्वेश्चन है कि झारखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन पुरातात्विक अवशेष कौन सा है। तो 82 का हो जाएगा डी नंबर, हजारीबाग जिले के गांव से निकट अस्वार पहाड़ी की गुफा में प्राप्त गुफा चित्र के रूप में सांकेतिक चित्रलिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची किस वर्ष आए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पूछ रहा है, तो किस वर्ष आए थे। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ठीक है ना, ऑप्शन बी। तो 83 का आंसर हम लोग बताए थे कि 83 का आंसर बी नंबर है। अबुल कलाम आज़ाद रांची 1916 में आए थे। झारखंड में छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, 1915 में आए थे। ये उन्नति समाज का स्थापना 1915 में हुआ था। अगला है, 20 ईयर ऑफ डार्क नाइट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार सुरेश सिंह है।
अगला हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का संबंध मधु से स्थापित किया जाता था। कि वैदिक देवता का संबंध मधु से स्थापित किया जाता था। तो 86 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, अश्विन देवता। कौन सा देवता हो जाएगा दोस्तों? अश्विन देवता। अगला है निम्नलिखित ऐतिहासिक कारों में से किसने शुंगों का संबंध ईरान से जोड़ा था। शुंगों का जो संबंध है ईरान से जोड़ा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हरप्रसाद शास्त्री ने। ये इतिहासकार जो शुंगों का संबंध ईरान से जोड़े थे। अगला हम लोग 88 में आ जाते हैं। 88 में है किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। ये सब इतिहास से है, तो रथ मंदिर कराया था ए नंबर, ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है गुप्तकालीन अजंता के गुफा चित्रों में से मरनासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है। तो 89 का हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, 16वीं गुफा में। अगला हम लोग आते हैं 90 नंबर। दरबारी भाषा के रूप में फारसी सर्वप्रथम किस वंश ने अपनाया था। कि दरबारी भाषा जो है फारसी गुलाम वंश ने अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान को मेलुहा के नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा, हम लोग बोलते थे ये सिंधु क्षेत्र को, है ना, ऑप्शन डी। यहाँ पढ़िएगा तो मेलुहा हम लोग बोलते थे, क्योंकि यहाँ से शायद ये सूती वस्त्र का या तो किसी चीज़ का यहाँ से निर्यात होता था, इसीलिए इसको मेलुहा बोला जाता था, है ना। अगला है 92 नंबर, हम लोग देखते हैं 1565 का तालीकोटा का जो युद्ध किसका कारण बना। तालीकोटा का जो युद्ध था वो हम लोग देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण बना था। मुगल शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करना है। मनसब किसको कहते हैं, जागीर किसको कहते हैं, खालिसा किसको कहते हैं, दीवान किसको कहते हैं, है ना। तो मैच करके बताते हैं हम आप लोग को। 93 का हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। तो ए का फॉर मनसब एक पद था, मनसबदारी, है ना। फिर जागीर हम लोग बी का हो जाएगा 3, राजस्व आवंटन जो करता था। खालिसा भूमि कहलाता था, शाही भूमि को कहते थे, है ना। दीवान वित्तीय अधिकारी होता था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस तरह से 93 का। हम लोग आते हैं 94 में। 94 में लिखा है कि ये कथन और कारण दिया हुआ है, भक्ति संतों ने लोक भाषाओं का प्रयोग किया। ये कथन है। कारण दिया है कि वे अभिजात समूहों से परे सामान्य जनता तक पहुंचना चाहते थे। तो 94 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए, मतलब ये दोनों सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम लोग 95 में आते हैं, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग मुख्यतः किस कारण विफल हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि एमबीटी के समय में सांकेतिक मुद्रा आया था, तो पूछ रहा है कि किस कारण से असफल हो गया था। तो जन विश्वास की कमी था सांकेतिक मुद्रा में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका दोस्तों। अगला हम लोग 96 में मात्र हम लोग का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो अगला है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस गवर्नर जनरल ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। तो विधवा पुनर्विवाह हम लोग जानते हैं कि डलहौजी ने लागू किया था, ठीक है ना। कुछ काम डलहौजी में ठीक किया था, तो डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। अगला है बोल रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह डैश में हुआ था, मतलब किस स्थान से सबसे पहले बिहार में विद्रोह हुआ था। तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि दानापुर रेजिमेंट से शुरू हुआ था, दानापुर में हुआ था। अगला है कि 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता का क्या नाम था। निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनना है। तो ताना भगत आंदोलन जो था हम लोग जानते हैं कि जतरा भगत बोलिए या तो जुतरा उरांव बोलिए, है ना। ताना भगत, जतरा भगत, तो ऑप्शन बी। अगला होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कब किया था। तो होम रूल लीग हम लोग जानते हैं, होम रूल लीग जो है 1960 में हुआ था। तो 1960 देखिए यहाँ पे सब 1916 दिया हुआ है, लेकिन ये कन्फ्यूजन के लिए कि सितंबर 1916 में हुआ था होम रूल, जो एनी बेसेंट ने किया था। और होम रूल 2 लोग किए थे ना, तो हम लोग होम रूल सितंबर 1916 वाला एनी बेसेंट का जानना है। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था।
तो प्लासी का युद्ध हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच प्लासी का युद्ध हम लोग, तो ये हम लोग का था आज का बैकलॉग का आंसर 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, है ना, बनाया जा सकता है, कम से कम 70 तो किया जा सकता है इसमें आसानी से। और मॉडरेट टू हार्ड है, इजी भी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड है। और पिछला जीपीएससी 14 जीपीएससी से काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी हम लोग फिर पेपर 2 का देखते हैं। थैंक यू।